नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक जरूरी सूचना। आज की हमारी पूरी बातचीत की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और उसका लिंक नीचे विवरण में दिया गया है। जी। तो आज है 29 जनवरी 2026 और हम भाग 1 के कुछ जरूरी करंट अफेयर्स पर नजर डालेंगे। हाँ, और हो सकता है कि कुछ विषय हमारे कुछ साथियों के लिए दोहराए जा रहे हों। तो इसे एक अच्छा रिवीजन समझिएगा। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से लेकर पर्यावरण और शासन प्रशासन तक कई दिलचस्प विषयों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले यूरोप की ओर चलते हैं, जहां भारत और यूरोपीय संघ परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर सहयोग बढ़ा रहे हैं। और इसी संदर्भ में एक संगठन का नाम बार बार आ रहा है, यूराटोम। हाँ, यूराटोम। ये आखिर है क्या? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जी। इसका पूरा नाम है यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय। अच्छा। और इसकी स्थापना 1957 में रोम की संधि के तहत हुई थी। 1957 में? जी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों के विकास के लिए एक साझा बाजार बनाया जाए। मतलब इसका फोकस पूरी तरह से असैनिक उपयोग पर था, सेना से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, यही इसकी सबसे खास बात थी। इसका नियंत्रण सैन्य उपयोग के लिए जो परमाणु सामग्री होती है उस तक नहीं बढ़ाया गया था। और इसकी शुरुआती सदस्य कौन थे? शुरुआत में बेल्जियम, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड थे। और आज तो यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देश इसके सदस्य हैं। और आज की तारीख में ये क्या काम करता है? यूराटम जो है वो यूरोपियन नागरिक परमाणु उद्योग को नियंत्रित करता है, जो ईयू की लगभग 30% ऊर्जा का उत्पादन करता है। 30%? ये तो काफी ज्यादा है। जी। इसके मुख्य कामों में परमाणु सामग्री की सुरक्षा, निवेश और अनुसंधान को बढ़ावा देना, और यहाँ तक कि परमाणु कचरे का सही निपटान भी शामिल है। अच्छा, और एक और दिलचस्प बात यह है कि ये परमाणु संलयन तकनीक के विकास में भी शामिल है, जिसमें भविष्य में बहुत ज्यादा टिकाऊ ऊर्जा देने की क्षमता है। वाह। अब पर्यावरण से जुड़ी एक रोचक खबर पर आते हैं। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में शोधकर्ताओं ने एक नए जंगली फूल की प्रजाति की खोज की है। लेपिडागैथिस कोंकणेंसिस। जी। इसकी क्या खासियत है? ये फूल महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के धूप वाले चट्टानी पठारों पर पाया गया है। चट्टानी पठारों पर? हाँ, ये लौहयुक्त लेटराइटिक पठारों पर उगता है, मतलब एक बहुत ही कठोर वातावरण में। दिखने में ये कैसा है? क्या कुछ अलग है इसमें? हाँ, ये अपनी दिखावट और छोटे आकार के कारण अनोखा है। इसके जो करीबी रिश्तेदार हैं उनके फूल गुलाबी या हल्के रंग के होते हैं। और इसके? जबकि इस नई प्रजाति में चमकीले पीले 2 होंठ वाले फूल होते हैं, और इसके फूलों के गुच्छे भी बहुत छोटे और घने होते हैं। और इसका नाम कोंकणेंसिस क्यों रखा गया? ये नाम महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र को एक श्रद्धांजलि है, जहां ये पाया गया। अच्छा। ये क्षेत्र मतलब भौगोलिक रूप से पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में सह्याद्री पर्वत से घिरा हुआ है, जिससे यहाँ अनोखी प्रजातियां विकसित होती हैं। तो अभी इसके संरक्षण की क्या स्थिति है? अभी तो वैज्ञानिकों ने इसे IUCN द्वारा डेटा डेफिशिएंट के रूप में वर्गीकृत करने की सिफारिश की है। मतलब अभी इसके बारे में और जानकारी जुटानी होगी। चलिए, अब भारत के पड़ोस में चलते हैं। हाल ही में म्यांमार में हुए चुनावों में यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी ने जीत हासिल की। और इस खबर के बहाने म्यांमार की भौगोलिक स्थिति को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। तो म्यांमार की लोकेशन क्या है? म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे उत्तरी देश है। इसकी सीमा पश्चिम में भारत, उत्तर पश्चिम में बांग्लादेश से लगती है। और पूर्व में? उत्तर और उत्तर पूर्व में चीन, पूर्व में लाओस और दक्षिण पूर्व में थाईलैंड से। और दक्षिण में अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी है। वहाँ की मुख्य भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं? राजधानी तो नाइपीडो है, और जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। और पहाड़, नदियाँ। प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में बागोयोमा, रखाइन योमा और शान हिल्स शामिल हैं। और सबसे ऊंचा स्थान हकाकाबो राजी है। नदियों के बारे में बताइए। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ गंगा है ना। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी प्रमुख नदियां हैं मिकांग, साल्विन और चिंडविन। ये देश पेट्रोलियम, लकड़ी, टिन, तांबा जैसे प्राकृतिक संसाधनों से भी समृद्ध है। अब बात करते हैं भारत में शासन प्रशासन से जुड़ी एक नई पहल की। पंचम। जी, पंचम पंचायत असिस्टेंस एंड मैसेजिंग चैटबॉट। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री ने इसे हाल ही में लॉन्च किया है। हाँ, और ये सिर्फ एक और सरकारी ऐप नहीं है।
तो क्या है ये? ये उससे कहीं ज्यादा है। यूनिसेफ के सहयोग से विकसित किया गया है। ये एक डिजिटल साथी है जो पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों और कर्मचारियों को सशक्त बनाने के लिए बनाया गया है। कैसे? ये शासन और सेवा वितरण में मदद के लिए समय पर मार्गदर्शन और जानकारी तक आसान पहुंच देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि पहली बार ये भारत सरकार और देश भर के पंचायत प्रतिनिधियों के बीच सीधा डिजिटल संपर्क स्थापित करता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, और ये भाषिणी के साथ एकीकृत है। मतलब ये 22 भारतीय भाषाओं का समर्थन करेगा, तो प्रतिनिधि अपनी स्थानीय भाषा में बातचीत कर सकेंगे। वाह! और ये दोतरफा संचार की सुविधा भी देता है। मतलब अधिकारी अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और स्थानीय समस्याओं को सीधे मंत्रालय तक पहुंचा सकते हैं। मतलब एक मजबूत फीडबैक लूप बनेगा। एकदम से जमीनी स्तर और निर्णय लेने वाले केंद्रों के बीच। अब एक और नई प्रजाति की खोज पर आते हैं, इस बार नागालैंड से। इसका नाम है होया नागायुएंसिस। जी, ये नागालैंड के ऊंचाई वाले जंगलों में पाई जाने वाली एक नई पौधों की प्रजाति है। और ये किस परिवार का सदस्य है? ये वैक्स प्लांट परिवार का सदस्य है और फेक जिले के काओहुनहो सामुदायिक संरक्षित वन में खोजा गया है। क्या ये भी दुर्लभ है? हाँ, ये वर्तमान में केवल एक ही स्थान से जाना जाता है। सिर्फ एक ही जगह से? जी, जो इसे बहुत संवेदनशील बनाता है। और ये एक समशीतोष्ण वन पारिस्थितिकी तंत्र में उगता हुआ पाया गया, जिसका मतलब वैज्ञानिक रूप से ज्यादा अध्ययन नहीं हुआ है। इसकी पहचान क्या है? इसमें अनोखे आकार के पत्ते और फूल हैं। ये तारे के आकार के फूल पैदा करता है और दूध जैसा लैटेक्स निकालता है, जो कि मिल्कवीड परिवार की एक खासियत है। चलिए अब संस्कृति और इतिहास की ओर रुख करते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन के प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में वीआईपी दर्शन की प्रथा को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। हाँ, और इस संदर्भ में इस मंदिर के बारे में जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बताइए इस मंदिर के बारे में। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित एक बहुत ही प्राचीन हिंदू मंदिर है। भगवान शिव को समर्पित है ना? जी, और ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसका उल्लेख पुराणों और यहाँ तक कि कालिदास की रचनाओं में भी मिलता है। इसका वर्तमान स्वरूप कब बना? देखिए, मंदिर की वर्तमान संरचना 18वीं शताब्दी में मराठा शासक राणोजी शिंदे द्वारा बनाई गई थी। अच्छा। हालांकि इतिहास में से कई बार नष्ट किया गया और फिर से बनाया गया है। इसकी वास्तुकला की क्या विशेषता है? इस पर आपको मराठा, भूमिजा और चालुक्य शैलियों का प्रभाव दिखेगा। मंदिर परिसर 5 स्तरों में फैला है, जिसमें से एक तो भूमिगत है। और गर्भगृह? गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग स्थापित है और इसका भव्य शिखर, जटिल नक्काशी वाले स्तंभ और अलंकृत छतें मतलब उत्तम शिल्प कौशल का प्रमाण है। अब एक दुखद खबर की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ के अचानक मार टाइगर रिजर्व से, जहां एक युवा नर बाघ की आपसी लड़ाई में मौत हो गई। हाँ, चलिए इस रिजर्व के बारे में जानते हैं। ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और विशाल अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। टाइगर रिजर्व में से एक है, सही है? जी बिल्कुल। वन्य जीवों के लिए इसका क्या महत्व है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाले गलियारे का हिस्सा है। अच्छा, एक कॉरिडोर है ये। हाँ, और ये इन रिजर्व के बीच बाघों के फैलाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और मन्यारी नदी इस रिजर्व के केंद्र से होकर बहती है, जो जंगल की जीवन रेखा है। क्या यहाँ कोई स्थानीय समुदाय भी रहता है? जी हाँ, यहाँ बैगा, जो एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है, उनके साथ साथ गोंड और यादव समुदायों का भी घर है। और पेड़ पौधे, जानवर? यहाँ साल, सागौन, बांस और 600 से अधिक प्रकार के औषधीय पौधे पाए जाते हैं। बाघ और तेंदुए के अलावा यहाँ बाइसन, उड़ने वाली गिलहरी और जंगली कुत्ते भी मिलते हैं। अब एक वैश्विक घटना पर आते हैं। हाल ही में अमेरिका में एक गंभीर बर्फीला तूफान आया था और उसने समताप मंडलीय ध्रुवीय भंवर यानी पोलर वॉर्टेक्स की भूमिका पर ध्यान आकर्षित किया है। ये पोलर वॉर्टेक्स आखिर है क्या? सुनने में काफी भारी शब्द लगता है। हाँ, देखिए, ध्रुवीय भंवर पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के आसपास कम दबाव और ठंडी हवा का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। अच्छा। और ये क्षोभ मंडल की सीमा से समताप मंडल और मध्यम मंडल तक फैला होता है। इसे भंवर या वॉर्टेक्स क्यों कहते हैं? ये हवा के वामावर्त मतलब काउंटर क्लॉकवाइज प्रवाह को दिखाता है, जो ठंडी हवा को ध्रुवों के पास रखने में मदद करता है। तो ये हमेशा रहता है? जी,
ये हर गोलार्ध में सर्दियों के मौसम में सबसे मजबूत होता है। गर्मियों में ये कमजोर हो सकता है या पूरी तरह से गायब भी हो सकता है। तो इसका मौसम पर असर कैसे होता है? अमेरिका तक ठंडी हवा कैसे पहुंच जाती है? होता यह है कि कई बार सर्दियों के दौरान ये ध्रुवीय भंवर फैलता है, अस्थिर हो जाता है और फिर ये जेट स्ट्रीम के साथ ठंडी हवा को दक्षिण की ओर भेजता है। और इसी वजह से इतनी ठंड पड़ती है। बिल्कुल, इसी वजह से अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में अत्यधिक ठंड की लहरें आती हैं। चलिए, अब फिर से शासन प्रशासन की एक अनूठी पहल पर आते हैं। मॉडल यूथ ग्राम सभा। जी, पंचायती राज मंत्रालय ने मॉडल यूथ ग्राम सभा के विजेताओं को सम्मानित करने के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। इस स्कूली बच्चों के लिए एक मौकी मंच है जहां वे नकली ग्राम सभा सत्रों में भाग लेते हैं। मतलब ये मॉडल यूनाइटेड नेशंस जैसा कुछ है? एकदम सही। आप इसे मॉडल यूएन का देसी संस्करण कह सकते हैं। इसका उद्देश्य है छात्रों को सहभागी स्थानीय शासन में शामिल करके जन भागीदारी को मजबूत करना। इसे लागू कैसे किया जा रहा है? इसे देश भर के 1000 से अधिक स्कूलों में शुरू किया जाएगा। और इसमें बच्चे क्या करेंगे? कक्षा 9 से 12 के छात्र सरपंच, वार्ड सदस्य और ग्राम सचिव जैसे अधिकारियों की भूमिका निभाएंगे। वे ग्राम सभा की नकली बैठकें करेंगे, मुद्दों पर चर्चा करेंगे और गांव का बजट और विकास योजनाएं तैयार करेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी पहल है। जी, और इसके लिए हर स्कूल को 20,000 रुपए की सहायता भी दी जाती है। और अब आज की अंतिम चर्चा एक गंभीर प्रतीक पर है। डूम्सडे क्लॉक पर। हाँ, बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट ने हाल ही में डूम्सडे क्लॉक की सुइयों को आधी रात से 85 सेकंड पहले पर सेट किया है, जो उनके अनुमान में वैश्विक तबाही के अब तक के सबसे करीब है। ये घड़ी क्या दर्शाती है? ये एक प्रतीकात्मक घड़ी है। इसे परमाणु वैज्ञानिकों ने ये दिखाने के लिए अपनाया है कि इंसान वैश्विक तबाही के कितने करीब है। और इसमें आधी रात का मतलब? आधी रात का मतलब है प्रलय या डूम्सडे। तो इसकी सुइयां कैसे चलती हैं? घड़ी के मिनट की सुई परमाणु हथियारों, जलवायु परिवर्तन या फिर विघटनकारी प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न खतरे के स्तर के आधार पर आधी रात के करीब या दूर जाती है। इसे बनाया कब गया था? इसे 1947 में बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया था। और इस बुलेटिन की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना 1945 में उन वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में पहले परमाणु बमों के विकास में योगदान दिया था। बड़े नाम शामिल होंगे इसमें। जी, एल्बर्ट आइंस्टीन और जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर जैसे नाम। वे इस नई तकनीक के विनाशकारी परिणामों के बारे में जनता को चेतावनी देना चाहते थे। तो आज हमने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु सहयोग से लेकर नागालैंड और कोंकण की नई वनस्पतियों तक कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। हाँ, और हमने म्यांमार की भौगोलिक स्थिति और शासन को जमीनी स्तर तक ले जाने वाले पंचम चैटबॉट और मॉडल ग्राम सभा पर भी बात की। और आज की चर्चा एक दिलचस्प सवाल उठाती है ना? बिल्कुल। एक तरफ हमारे पास पंचम जैसा उपकरण है जो स्थानीय स्तर पर शासन को बेहतर बनाने और लोगों को जोड़ने की एक आशावादी कोशिश है। और दूसरी तरफ हमारे पास डूम्सडे क्लॉक है जो वैश्विक स्तर पर हमारे सामने मौजूद खतरों की एक गंभीर चेतावनी है। तो सवाल ये है कि इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनेगा? जी, ये सोचने पे मजबूर करता है कि स्थानीय स्तर पर किए गए ये सकारात्मक प्रयास और वैश्विक स्तर पर मंडराते ये खतरे, इन दोनों के बीच मानवता अपना संतुलन कैसे साधेगी। इसी गहरे विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और दैनिक करंट अफेयर्स की PDF के लिए विवरण में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक पर जरूर जाएं। धन्यवाद।